जो भी खासकर जो शब्दों का चयन किया है, गुंडा या फिर जो भी यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं, ये बिल्कुल आपको नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग ऐसा कहते हैं। नहीं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाह रहा हूँ, ऐसे शब्दों का चयन ना करें। हम विद्यार्थी ये है कि जब हमारे हक और अधिकार पर जब कोई दबाव डालता है या फिर हमारे हक अधिकार कोई छीनता है, तो फिर उसको देखिए, हालांकि मुझे एक विचारक उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, कहा जाता है कि जो आपका हक होता है और अधिकार होता है, अगर वो ना मिले तो उसे आप छीन लीजिए। और अगर अपने हक और अधिकार को छीनना कोई अपराध नहीं होता है। भाई, जो मेरा अधिकार है, जो मेरे हक में, उसे मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो लोग ये कहते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावासों में या फिर कोई भी संस्थान हो या कोई भी विश्वविद्यालय हो या कोई डिग्री कॉलेज हो, जो वहाँ के हॉस्टल्स होते हैं, ऐसा आए दिन हम भी सुनते हैं आम धारणाओं में कि वहाँ के बच्चे थोड़े जो भी होता है सही तरह से समाज की धारा नहीं, गांव में भी ये मानसिकता लोग के अंदर डाल दी गई है कि मतलब बच्चे वहाँ जाके गलत हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2017 में एडमिशन लिया, तब से लेके आज तक मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सशुंदरलाल हॉस्टल में अंतर्वासी हूँ। हम सबसे पहले तो अपने चैनल में आप लोग का हम स्वागत करते हैं और आप अपना परिचय देंगे, ठीक है? जी, मेरा नाम आनंद सिंह पटेल है जी। तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं? जी, दरअसल मैं विश्वविद्यालय में इस समय एनरोल नहीं हूँ। अच्छा। तो यहीं से मेरा बीए और एमए कंप्लीट हुआ है। तो कितने दिन से आप इलाहाबाद में रह रहे हैं? 2017 में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, उसमें मैंने बीए कोर्स में दाखिला लिया था। फिर 2020 में मेरा बीए पूरा होता है और उसके बाद फिर 2020 से लेके 22 तक मेरा एमए होता है, 2 साल। और इस समय मेरा एमए कंप्लीट हो गया है। मैं पीएचडी के लिए प्रयासरत हूँ यहीं से। अच्छा, आपका नाम हमने एक पोस्टर में देखा था, आप छात्र नेता भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रहे हैं। जी, वो थोड़ी रहती है हम लोग की सक्रियता छात्र आंदोलनों में। अच्छा, आप भागीदारी आपने कुछ निभाया है मतलब? हाँ जी, हमने चुनाव की तैयारी भी किया 2019 में, लेकिन छात्र संघ बाहर बंद कर दिया गया था, तो हालांकि फिर चुनाव लड़ नहीं पाए। अच्छा, इस चुनाव को लेके लोगों के मन में एक नेगेटिविटी होती है कि मतलब गलत धारणाएं होती है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है या राजनीति करता है फिर पढ़ाई से दूरियां हो जाती हैं। फिर वो मैनेज इंसान कैसे करता राजनीति से निकल के फिर जब पढ़ाई के क्षेत्र में आता है जी, तो मैनेज कैसे करता है वो फिर पढ़ाई को लेके अपना? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है आपका संतोष जी। हालांकि ऐसी घटना बिल्कुल हम लोग के साथ में पहले हो भी चुका है और कई सारे हमारे साथी हैं जो अब भी झेल रहे हैं इस ऐसे जो भी समस्या है। ऐसी खैर कोई बात नहीं कि जो छात्र नेता होता है वो पढ़ता नहीं है या फिर जो छात्र आंदोलन में सक्रिय रहते हैं वो पढ़ाई नहीं करते हैं। देखिए, हम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में या फिर कोई भी विश्वविद्यालय हो, कोई सिर्फ पुस्तक ज्ञान का अध्ययन करने नहीं आता है। विश्वविद्यालय का मतलब ये होता है कि आप आके अपना सर्वांगीण विकास करिए यहाँ पर। और सर्वांगीण विकास में ये होता है कि आप भाई युवा हैं, हम युवा हैं और फिर हम राजनीति विज्ञान या फिर इतिहास, भूगोल, ठीक है, ऐसे विषयों का हम अध्ययन करते हैं। लेकिन तो इन विषयों को हम अपने जब कुछ प्रयोग करते हैं, अप्लाई करते हैं, या हमारे आसपास जो घटनाएं होती हैं उसमें हम अप्लाई करते हैं, तो ये तो सक्रिय होना बहुत लाजमी सबको होना चाहिए। लेकिन ये आपके नौकरी से इसका तो कोई ताल्लुक भी नहीं होता कि जो आप पढ़ाई करते हैं और राजनीति से, तो इसमें तो कोई दोनों का लिंक नहीं होता है। तो फिर लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? परिवार की भी एक ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा पढ़ने के लिए गया तो पढ़ाई करे, राजनीति में ना पढ़े। और इलाहाबाद के जितने प्रशासन होते हैं, मतलब प्रोफेसर भी होता है, तो वो भी कहता है कि आप लोग पढ़ाई करिए, और राजनीति में क्यों आते हैं, क्यों अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, किसी को नेता बनने का शौक नहीं है और नेता कोई बनना चाहता भी नहीं है। हाँ, क्या आप वो, जैसे आपने कहा कि क्या आपको शौक क्या है कि राजनीति करने का, या फिर आप घर से पढ़ने के लिए आते तो फिर यहाँ राजनीति में क्यों कूद जाते हैं? देखिए, ये जब हमें अपने हक और अधिकार के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक जागरूक विद्यार्थी होने के नाते, या फिर अगर आप विद्यार्थी नहीं भी हैं, आप एक जागरूक नागरिक हैं, तो इसके होने के नाते भी आपको ये अधिकार है कि मेरा राइट क्या है या आपके कर्तव्य क्या है, मेरा राइट क्या है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो जैसे ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का मानक क्या होता है, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने छात्रों को क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड कराता है। जब तक वो सुविधाएं हमें नहीं मिलेंगी, और सबसे बड़ी बात कि केंद्र सरकार से आप सब सुविधाएं ले रहे हो कि आप केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, आपको दर्जा मिला है, आप सब सुविधाएं उनसे ले रहे हो, उसके बाद फिर पैसे कहाँ जा रहे हैं? तो बस जो ऐसे सवाल होते हैं या फिर जो ऐसे प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग अपने हक और अधिकार की बात करते हैं। इसमें कोई नेतागिरी या फिर कोई ऐसा शब्द नहीं आना चाहिए कि हम नेता बन जा रहे हैं या फिर हम लोग सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, लोग ब्लेम भी लगाते हैं कि जो लोग मांग करते हैं वो सिर्फ एक बहाना होता है कि एक ढूंढते हैं कि प्रशासन काम नहीं कर रहा है विश्वविद्यालय का, या कोई कमियां दिखाते हैं। लेकिन उनका तो एक, लोग कहते हैं कि एक टारगेट होता है कि हम राजनीति करेंगे,
ठीक ना। तो जब राजनीति लोग करते हैं तो जो प्रशासन को होता है और जो वहाँ का पढ़ाई का माहौल होता है जी, किसी भी संस्था का, तो डिस्टर्ब तो होता ही है ना उस चीज़ को लेके। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे भी लोगों को ब्लेम लगाते हैं छात्र नेता पे। लोग एक आरोप भी लगाते हैं कि छात्र नेता को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अगर पढ़ाई करने के लिए तो सिर्फ जी। पढ़ाई ही करना चाहिए उन्हें। हुँ। ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप जो छात्र नेता बार-बार इस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। मैं बताऊँ आपको, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो एक गौरवशाली इतिहास रहा है, ठीक है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कई सारे, लगभग 10-12 की संख्या में यहाँ से चीफ मिनिस्टर निकले हैं, 5-6 की संख्या में यहाँ से प्राइम मिनिस्टर, 2-3 की संख्या में राष्ट्रपति, ठीक है? न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, आईएएस, पीसीएस। आप सुने भी होंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो हॉस्टल्स होते हैं, जो यहाँ के छात्रावास होते हैं, उनको आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता है। तो इसी विश्वविद्यालय ने, इसी छात्र संघ ने एक से एक महावीर पैदा किया है, एक से एक शूरवीर पैदा किया है, जो आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के माध्यम से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई किया और आज वो पूरी दुनिया को अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से सबको प्रकाशित कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें कोई ये नहीं ब्लेम होना चाहिए कि आप जो छात्र नेता होते हैं वो बहुत ही एक तरह से जो सोशल आपका एक होता है स्ट्रक्चर, उसको डिस्टर्ब करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप जो लोग भी ऐसा कहते हैं, शायद उनको समझ नहीं है कि वो फिर वही है कि अफवाहों के आधार पे कहते हैं। ठीक, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आइए, छात्र भवन का ही देखिए, आपको यहाँ से अच्छे अच्छे वक्ता, अच्छे अच्छे जो बच्चे पढ़ते हैं। मैं इसमें पढ़ाई कर रहा हूँ, हालांकि 2019 में हमने भी चुनाव की तैयारी की थी लड़ने की, लेकिन छात्र संघ बंद हो गया। लेकिन उसके बाद से ये लगा कि यार अब हम लोग क्या करेंगे। फिर ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों ने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा। और सबसे बड़ी बात, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यहाँ पर एंट्रेंस के थ्रू सब लोग एडमिशन मिलता है, तो हर कोई यहाँ पढ़ा लिखा विद्यार्थी आता है, ठीक है? नहीं, एक अबजस तो ये भी लगता है बच्चों के ऊपर जो हॉस्टल में रहते हैं, ठीक ना, कि हॉस्टल के बच्चे मतलब क्या कहते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, ड्रिंक करते हैं और भी तमाम तरह के गलत आरोप भी लगते हैं। तो आप भी हॉस्टल में रह रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, और आपने भी कई साल तक रहा भी है, तो क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं हॉस्टलों के ऊपर या जो बच्चे रहते हैं उनके ऊपर? देखिए, आपने जो भी खासकर जो शब्दों का चयन किया है, गुंडा या फिर जो भी यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं, ये बिल्कुल आपको नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग ऐसा कहते हैं। नहीं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाह रहा हूँ, ऐसे शब्दों का चयन ना करें। हम विद्यार्थी, ये है कि जब हमारे हक और अधिकार पर जब कोई दबाव डालता है या फिर हमारे हक अधिकार कोई छीनता है, तो उसको देखिए, हालांकि मुझे एक विचारक, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, कहा जाता है कि जो आपका हक होता है और अधिकार होता है, अगर वो ना मिले तो उसे आप छीन लीजिए। और अगर अपने हक और अधिकार को छीनना कोई अपराध नहीं होता है भाई। जो मेरा अधिकार है, जो मेरे हक में, उसे मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो लोग ये कहते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावासों में या फिर कोई भी संस्थान हो या कोई भी विश्वविद्यालय हो या कोई डिग्री कॉलेज हो, जो वहाँ के हॉस्टल्स होते हैं, ऐसा आए दिन हम भी सुनते हैं आम धारणाओं में कि वहाँ के बच्चे थोड़े जो भी होता है सही तरह से समाज की धारा। नहीं, गाँव में भी ये मानसिकता लोग के अंदर डाल दी गई है कि मतलब बच्चे वहाँ जाके गलत हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2017 में एडमिशन लिया, तब से लेके आज तक मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सशुंदरल हॉस्टल में अंतर्वासी हूँ। मैं आप जिस रूम में, ये भी हॉस्टल का एक कमरा है, और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हाँ, ये है कि भाई जहाँ पर अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। तो कौन कह रहा है कि आप बुराई का साथ पकड़िए? आपके पास इतनी समझ है, आप विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, आप इंट्रेंस परीक्षा दे करके आए हैं, स्वाभाविक है आप पुस्तकों का अध्ययन किए होंगे, तो इतनी समझ होगी आपके पास ना कि आप समझिए आपके आसपास अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आप उसमें से चुनाव करिए। ठीक है, समझ तो यही विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स हैं। अभी मुझे जगमोहन सिंह, शायद यही नाम है, जो यहाँ के डीजीपी रह चुके हैं यूपी के, और वो इसी हॉस्टल से हैं। इसी हॉस्टल ने कितने सारे आईएएस, कितने सारे आईपीएस, कितने सारे पीसीएस, कितने सारे जज है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ये हॉस्टल पैदा करते हैं। ठीक है, ये सारे आपके आरोप बिल्कुल एकदम बिना किसी आधार के हैं कि हॉस्टल में गुंडे रहते हैं, ठीक है? ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम विनय कुमार मौर्य है। विनय कुमार मौर्य। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। 2017 से 20 के बीच में मैंने अपना स्नातक किया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और इस समय मेरा जो है, मैंने जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से मैंने अपना स्नातक भी पूरा कर दिया राजनीति विज्ञान में। तो जो मेरी सवाल अभी मैंने इनसे किया, तो आप उससे कितना सहमत है? क्या इन्होंने जो कहा सब सही है जी, या जो मैं कह रहा हूँ कि या जो लोगों की ऐसी धारणाएं हैं, लोग सवाल करते हैं, मैंने भी फील्ड में उतरता हूँ, मैं बात करता हूँ लोगों से, लोग ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि गांव से हम भी आते हैं, गांव की भी ऐसी मानसिकता होती है, तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? जी, इन्होंने जो अपना बात रखा,
सही बात रखा है, वास्तविकता ये छात्रावास की है। मैं भी छात्रावास में रहा हूँ, और जो ये बात की जा रही है कि छात्रावास में जो बच्चे रहते हैं वो गुंडे होते हैं, फालतू का जाके आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं, ये बात एकदम से सरासर गलत है और ये निराधार है। छात्रों की स्थिति अगर कोई, आप जैसे कि अभी आप आए यहाँ पे, तो छात्रों की जो स्थिति है वो पूरा पूरा देश दुनिया जानता है, इतनी बेरोजगारी हो गई है। और फिर आंदोलन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्वविद्यालय, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो मानक होता है, जो हम लोग को सुविधाएं मिलनी चाहिए, वास्तविक रूप में नहीं मिल पाती हैं। तो हम उसके लिए आंदोलन करते हैं, ना कि हम गुंडाई करते हैं, अपराध करते हैं। हम अपने हितों के लिए आंदोलन करते हैं। नहीं, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछा कि जो मानसिकता होती, ताकि जो भी मेरा वीडियो देखेगा, जो आप लोग की बात सुनेगा या जानने की कोशिश करेगा या समझने की कोशिश करेगा, कम से कम वो समझेगा कि नहीं, वहाँ के जो बच्चे हैं, सिर्फ जो लोग ऐसा अफवाह उड़ाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये देखिए, अपवाद ही है, क्योंकि मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, और मैं इस समय जो है विश्वविद्यालय की ही थ्रू प्लेसमेंट हुआ है। मैं इस समय बिहार के मुजफ्फरपुर जनपद में एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसमें कार्य कर रहा हूँ, स्वास्थ्य विभाग में, पिरामल फाउंडेशन। तो मैं विश्वविद्यालय का ही प्रोडक्ट रहा हूँ। मैं भी छात्र राजनीति में सक्रिय रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा कोई गतिविधि में मैंने इन्वॉल्व नहीं हुआ हूँ, मतलब जो लोगों के हितों को नुकसान पहुँचाए या लोगों को प्रभावित करे। अच्छा, आप लोग को कहने का मतलब ये जितनी सारी जो डिमांड होती हैं, जो भी आप लोग की मांगें होती हैं, आप उसके हक और लड़ाई के लिए आप लड़ते हैं, और उसी को लोग गलत तरीके से पेश करते हैं, ठीक है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ऐसा ही होता है ना, कि सिर्फ एक बदनाम करने की साजिश होती है बच्चों को, ठीक है? नहीं, देखिए संतोष जी, मैं आपकी जैसे जो भी ऐसे महान भाव हैं, हालांकि अब मैं क्या ही कहूँ, जिनको भी ऐसा लगता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो बच्चे होते हैं, जो छात्र संघ में जो नेता होते हैं, जो छात्र नेता होते हैं, वो मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं और या फिर पुस्तकों से दूर रहते हैं, तो प्लीज़ ऐसे लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, वो लोग आएँ और छात्र संघ भवन पे कभी बिना बताए किसी को आके एक दो बार देखें कि यहाँ छात्र नेता कैसे संघर्ष करते हैं और किन बातों को लेके उनके मुद्दे होते हैं, किस तरह से वो यहाँ पर एक संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, या फिर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी के विचारों से, नेहरू जी के विचारों से आके यहाँ पर बैठते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। यहाँ लड़ाई करने कोई बात ही नहीं है जी। तो अच्छा, ये बताइए, आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, अगर कोई बच्चा गांव का अगर आना चाहता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहता है, किसी हॉस्टल में रहने का उसका सपना होता है, तो उसका जो प्रक्रिया होती है कैसे होती है यहाँ पे? हाँ देखिए, हालांकि ये है कि जो विश्वविद्यालय के अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो इस समय लगभग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में लगभग 35,000 बच्चे अध्ययन अध्यापन कार्यों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हाँ, इस बात का खैर अफसोस है मुझे, हालांकि हम लोग काफ़ी बार मुद्दा भी उठाया छात्र संघ भवन में कि यहाँ पर हॉस्टलों की संख्या और बढ़ाई जाए। इससे क्या होगा कि जो गाँव देहात के बच्चे आते हैं, ये होता है कि जैसे आप इलाहाबाद में अगर कहीं बाहर रूम लिख रहे हैं, तो इसकी तुलना में अगर आप हॉस्टल में होते तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है। तो ये है कि अगर हॉस्टल में आपको लेनी है तो आपके नंबर थोड़े अच्छे होने चाहिए एंट्रेंस में। जैसे आप जिस हॉस्टल में, ये सरकारी हॉस्टल है। अच्छा, एक चीज़ और है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऐसे दो तरह के हॉस्टल हैं। एक तो जो पूर्ण रूप से सरकारी है, जिससे विश्वविद्यालय सारी सुख सुविधाएँ अपना देता है, ठीक है। और एक कुछ ऐसे हॉस्टल हैं ट्रस्ट के हैं, जैसे विश्वविद्यालय के कुछ हॉस्टल, KPUC हॉस्टल, हॉलैंड हॉल, या हिंदू हॉस्टल, मुस्लिम हॉस्टल, ठीक है। और एक और मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। ऐसे कुछ हॉस्टल्स हैं जो एक तरह से ट्रस्ट के हॉस्टल हैं। तो ट्रस्ट वाले हॉस्टल में क्या होता है कि अगर आपके थोड़े कम नंबर हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको मिल सकता है। और जैसे आपको सरकारी हॉस्टल है, जैसे सर सुंदरलाल हॉस्टल है, डॉक्टर ताराचंद, ठीक है, GN झा, AN झा, PCB हॉस्टल, ठीक है, ये सब हॉस्टल में आपको अगर लेना है हॉस्टल्स, तो आपके थोड़े इंटरेस्ट में नंबर अच्छे होने चाहिए। और उसके बाद आपको जब यूनिवर्सिटी का जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, ठीक है, एडमिशन का, तो उसमें आपको हॉस्टल लेने के लिए यस या नो के ऑप्शन आते हैं, तो आपको वहाँ यस करना होता है। और हॉस्टल में वाकई हॉस्टल में बहुत अच्छी सुविधाएं होती हैं। यहाँ पर पढ़ने, जिस तरह से एक विद्यार्थी के लिए पढ़ने का माहौल चाहिए होता है, आपको हॉस्टल में अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। एक हॉस्टल में एक लाइब्रेरी होती है, ठीक है, छात्रावास में पुस्तकालय होता है, छात्रावास में अच्छे अच्छे रूम हैं, ठीक है, यहाँ पर वैसा पूरा माहौल है पढ़ाई का, आप अच्छे से यहाँ पढ़ सकते हैं जी। मतलब अगर कोई बच्चा गांव देहात का आना चाहता है, हाँ, अगर लगन उसके अंदर है, मेहनत करना चाहता है, तो सफलता से यहाँ पे रह सकता है आराम से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप रहते हैं तो जैसे कि अगर कोई खर्च की बात करें कि जैसे उस मन में सवाल उठेगा कि भाई हम अगर इलाहाबाद जाएंगे तो लोग कितना हमारा पैसा खर्च हो जाएगा एक महीने का, तो लोग पूछते भी हैं, सवाल भी कई तरह के लोग होते हैं मन में कि यार हम अगर जाएंगे तो हमारे पास कितना पैसा हम मतलब महीने में खर्च कर रहे हैं, हमारी क्षमता की हम रह सकते हैं वहाँ पे। देखिए, हालांकि अगर आप एक सामान्य परिवार से हैं, मैं ऐसा नहीं कि बहुत हाई प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, एक जो मध्यम वर्गीय जो विद्यार्थी होता है, अगर आप उस तरह से इलाहाबाद में रहना चाह रहे हैं,
या रूम लेके या कहीं बाहर रूम लेके या फिर कहीं हॉस्टल्स वगैरह में, तो आप आराम से आपके 5-6 हज़ार या 5 हज़ार या फिर 6 हज़ार रुपये, यानी 5-6 हज़ार के बीच में अगर आपके पास है बजट, तो आप यहाँ पर एक मतलब जो विद्यार्थी के होते हैं अपने ठीक ठाक जो भी किताबें पुस्तकें, ठीक है, रहना खाना पढ़ाई लिखाई, उसमें आप आराम से हो सकती है। 5-6 हज़ार जी, 6 हज़ार रुपये पर्याप्त है, ठीक ठाक है। अच्छा, 5,000 रुपये वो इलाहाबाद में सर्वाइव कर सकता हाँ, है? 6 हज़ार रुपये में 5-6 हज़ार में सर्वाइव कर सकता है। अब इसमें 100-50-500 आगे पीछे उसे आप कर सकते हैं जी, अच्छा, सुविधाओं के अनुसार। पढ़ाई को लेके, जैसे कि अब पढ़ाई को लेके आप लोग की क्या मतलब, अगर कोई इस समय तो जो सरकार की योजनाएं हैं, आप लोग उस पे जो एक बेरोजगारी और महंगाई, दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, ठीक ना। इस समय अगर महंगाई बढ़ेगी तो उसका भी प्रभाव ऐसा नहीं कि स्टूडेंट पे नहीं पड़ता है, और दूसरी चीज़ है कि बेरोजगारी, ठीक है, जो रोज़गार नहीं बच्चों को नहीं मिल रहा है, बच्चे परेशान हैं, तो उस पे आप लोग को क्या इरादा, मतलब आप लोग क्या उस पे अपना विचार देना चाहते हैं? देखिए, वर्तमान सरकार जो सत्ता पक्ष में जो सत्ता में बैठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हालांकि इसके लिए सबसे बड़ा ये उनके ऊपर हमेशा आरोप लगता है जब से वो सरकार में है कि रोजगार के मामले में ये हमेशा से पीछे रहे हैं, ठीक है। हालांकि अब जो भी आंकड़ा दिखाते हों, हालांकि सरकार उनकी संस्थाएं हैं, वो लोग अपने कैसे मैनेज करते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर देख रहे हैं हम लोग इलाहाबाद में हैं, और आपको पता है कि इलाहाबाद सबसे बड़ा हब है युवाओं का, जहाँ पर लोग गांव से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, यानी पूरे इंडिया को आप मिला लीजिए, साउथ के बच्चे, कितने सारे बच्चे यहाँ पर आके पढ़ते हैं विदेश से, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो यानी देश दुनिया के बच्चे आके यहाँ पढ़ते हैं, पूरा विद्यार्थियों का हब है, युवाओं का हब है। और आज युवा बहुत ही परेशान है नौकरी के माध्यम से, यानी उन्हें नौकरी नहीं मिल रहा है। आप देख लीजिए, अभी पीसीएस वगैरह में जितनी मान लीजिए अगर 600 या 500 वैकेंसी आ रही है, तो वहाँ पर 8 लाख 9 लाख बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं। और दुख की बात ये होती है कि पेपर लीक हो जाता है। भाई, हम विद्यार्थी, हम एक आम परिवार से आते हैं, हमारे पिता अपने फावड़ा कुदाल लेके जाकर खेतों में किसानी करते हैं, हमें किसान परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। और उसके बाद जब पेपर लीक हो जाता है, एक साल में एक बार पेपर करवा रहे हो, और कभी तो ऐसा होता है कोई एग्जाम 4 सालों में 3 सालों में एक बार हो रहा है, उसके बाद आप पेपर लीक कर दे रहे हो। तो ये समस्या कहीं न कहीं एक साल में बच्चा कैसे रह रहा है, हर महीने 5-6 हज़ार खर्चे आ रहे हैं, और परिवार का दबाव है, परिवार में बहनों की शादी करनी है, परिवार की स्थिति दयनीय होती जा रही है, माता पिता हमारे बुजुर्ग हैं, उसके बाद फिर जब पेपर लीक हो जाता है तो कहीं न कहीं कई सारे सपने अपने आप उसमें कई सारे सपनों की मृत्यु हो जाती है। इससे क्या होता है कि बच्चे हताश, आपको सूचना ये भी मिलती होगी, आप इलाहाबाद में रहते हैं तो आपको सूचना मिलती होगी कि आए दिन बच्चे फांसी लगाते हैं। कई सारे हमारे साथी, कई सारे जो एक तरह से तार्किक इंसान अपने को बोलते हैं कि बच्चे फांसी क्यों लगाते हैं। तो आपसे मेरा सवाल है, जो ऐसे लोग बोलते हैं कि बच्चे फांसी क्यों लगाते हैं, फांसी लगाना गलत बात है, तो आप सरकार से पूछिए हमारे सवाल के माध्यम से कि अगर हमको रोजगार दे, अगर हमको रोजगार दे, भाई ऐसा है नहीं कि आपसे हम भीख मांग रहे हैं, हम उसके लायक हैं, हम किताबों का अध्ययन कर रहे हैं कमरे में बैठ के 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, बच्चे 10-10 12-12 घंटे के रूम में पढ़ते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जा रहा है। ये छोटी समस्या नहीं है। नहीं, मैं एक मलिन बस्ती में गया था, एक महिला इसी सवाल को उसने मुझसे किया। जब मैंने कहा पढ़ाई पे बच्चों के लिए, मैंने कहा कि आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो उसने कहा कि मैं बच्चों को क्यों पढ़ाऊँ, बच्चे मेरे पढ़ेंगे तो भी कल को वही बेरोजगार घूमेंगे, और जो लोग पढ़े लिखे हैं उन्हें नौकरी नहीं मिले, वो फांसी लगा रहे, सुसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, तो मेरा ही सवाल है, मेरा सवाल यही है कि जो लोग कहते हैं कि जो लोग पढ़ाई करते हैं वो फांसी लगाते हैं, वो नौकरी भी नहीं पाते हैं, तो हम अगर नहीं पढ़ाएंगे तो भी हमारे बच्चे वैसे ही रहेंगे, तो इससे मतलब हम पढ़ाएंगे भी नहीं। देखिए, तो ऐसे लोग, हाँ संतोष जी, मैं आपकी बात पे, देखिए, फांसी लगाना हालांकि कोई हल नहीं है, और मेरे जितने भी साथी या छोटे बड़े भाई या बहन जो भी हमारे मित्र हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उससे निवेदन करता हूँ कि फांसी प्लीज़ कोई ना लगाए, और जो मानसिक प्रताड़ना है उससे बचे। लेकिन हालांकि मैं इसी साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हुए हैं, उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए। वो भी हमारे आपके बीच से जाते हैं नेता बन करके, उनको सबसे पहले हमारे आपकी समझ चाहिए समस्याओं की। जब हमारे आपकी समझ समस्याओं को उनको है, इसके बाद भी वो वैकेंसी नहीं निकाल रहे, या फिर वैकेंसी निकल रही है तो जो उनके दलाल होते हैं पेपर लीक करवा दे रहे हैं, तो ये उनको समझ चाहिए। और रोजगार में जो रोजगार सबको दिया जाना चाहिए। वैसे तो हमारे मोदी जी हैं, या फिर जो भी सत्ता पक्ष में लोग बैठे हुए बड़े बड़े नेता हैं, जाके विदेशों में या बड़ी बड़ी मंच से अपने आप को देते हैं बात कि हमारे देश के युवा बहुत अच्छे हैं, बहुत तेज विकास कर रहे हैं विज्ञान क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में, ठीक है आप, लेकिन अब जमीन पर स्तर क्या है वो देखिए, जमीनी स्तर पे आके। नहीं, चलिए ठीक है, मैं इनसे एक सवाल लेता हूँ। जी जी, पूछिए। लोग कहते हैं कि अभी इन्होंने कहा कि हमारे जाके मंत्री या जो भी हमारे देश के नेता हैं जाके कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत युवा हैं, ठीक है ना।
युवाएँ तो हैं, हमारे यहाँ बहुत युवा हैं, ठीक है ना, लगभग 65-60% रेशियो है हमारे यहाँ युवाओं का, ठीक है। तो नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन सरकार का एक स्टेटमेंट ये भी आता है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं उनमें उतनी योग्यता नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी, योग्यता, देखिए योग्यता अगर नहीं होती तो हम लोग आज यहाँ तक नहीं पहुँचते, और योग्यता का सवाल ही नहीं उठता। अगर योग्य नहीं रहेगा बंदा तो फिर नौकरी की तलाश क्यों करेगा, वो पढ़ाई क्यों करेगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय से वो पढ़ाई क्यों करेगा? ये सरकार की जो मंशा है ना, सरकार की मंशा यही है कि अगर हम छात्रों को उच्च शिक्षा हम देंगे ही नहीं, उनको हम ग्रहण ही नहीं करने देंगे, शिक्षा व्यवस्था इसे महंगा कर देंगे, तो वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो हमसे सवाल क्यों क्या करेंगे? तो वो निर्योग्य छात्रों को बताना, युवाओं को बताना, ये सरकार की आपसी मंशा है, ये चाल है उनकी कि हम रोजगार ना दें और रोजगार के मुद्दों से हम भटकाएं लोगों को। मतलब सिर्फ एक बहाना ढूंढते हैं कि आपको रोजगार ना दें, किसी न किसी बहाने से आपको उलझा के रखे, ठीक है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? जो सरकार का या किसी मंत्री का स्टेटमेंट आता है कि हमारे देश के युवाओं में उतनी काबिलियत नहीं है, ठीक है, उतनी क्षमता नहीं है। सवाल है और बहुत सटीक जवाब मेरे पास है आपके इस सवाल का। देखिए, सबसे पहली बात, जो ऐसा सवाल करते हैं जो भी लीडर है, जो भी नेता है हमारे देश से, कि हमारे देश के युवाओं में अगर वो नौकरी की मांग करे तो उनके पास योग्यता नहीं है। आपको मैं बताऊं, अगर आप आंकड़ा निकालेंगे, ठीक है, वो नेता, वो आंकड़ा नहीं जो आज तलवे चाटने वाली मीडिया निकालती है, अगर आप खुद देखेंगे जमीन असर पर जाके, तो कम से कम देश के ऐसे 50% नेता हैं जो अनपढ़ गंवा रहे हैं, और वो हमसे बात करें योग्यता की। अरे सर मान चाहिए उनको। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र हैं, यहाँ पर 2-2 बार 3-3 बार एंट्रेंस एग्जाम देके आए हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम पेपर देख लीजिए, उनकी पसीने छूट जाएंगे जो नेता सर हमसे सवाल कर रहा है, ठीक है। नहीं, अगर वो लोग अनपढ़ हैं तो पब्लिक तो उन्हें क्यों चुनती है, और कानून वो क्यों बनाते हैं फिर? देखिए हम बताएं, हालांकि मुझे एक मूवी का बहुत अच्छा डायलॉग याद आ गया, हालांकि जो भी हो सर, मुझे मूवी का नाम सिंघम है, उसमें कहता है कि मैं जेल में अंदर जा रहा हूँ जेल से बाहर आने के लिए, ठीक है। ये नेता हैं, ये कानून बना रहे हो, कानून तोड़ते भी हैं, ठीक है। ये डेमोक्रेसी बस ऊपर से दिखावा है, वो तो अंदर से सीधे। आप कई सारे बाहुबलियों के नाम सुनते होंगे आए हैं समाचारों में कि उनके भतीजे ने, उनके पुत्र ने, उनकी लड़की ने, उनका सिलेक्शन यहाँ हो गया, उनके यहाँ पर धांधली कर लिया उन्होंने, ठीक है। तो कहीं न कहीं धनबल बाहुबल का प्रयोग करके जो लोग चुनाव में जीत रहे हैं, वो कैसे हमारी और आपकी समस्याओं को समझेंगे? भाई, जो चुनाव में, देखिए, जो बंदा चुनाव में 10 लाख रुपए की जगह 10 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, तो स्वाभाविक है फिर बाद में पैसे आपसे वसूलेगा ना वो। और पैसे कहाँ से वसूलेगा वो? पैसे हमारे और आपके जो हक अधिकार हैं उसको छीनेगा वो। हमारे सबसे बड़ी बात देखिए, ये बहुत सोचने वाली और बहुत गुड़ बात है, हमारे और आपके हक अधिकारों को वो अपना हक और अधिकार समझता है, ठीक है। यही बात आज हमको समझना है, और सबसे बड़ी बात है आज लोग समझ रहे हैं, आज लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग जान रहे हैं कि हमारा अधिकार क्या, लोग हमारा कर्तव्य क्या है। और हम आपके इस चैनल के माध्यम से सबको हम कहना चाहेंगे, सभी लोग संविधान पढ़िए, संविधान में अधिकार क्या है, हमारे सब कुछ क्या है, हमारे नैतिक कर्तव्य क्या है, कर्तव्यों के साथ हमें अधिकार भी जानने की आवश्यकता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद आपका भी।